सवाल जो है इसको मैं पढ़ता हूँ। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का अच्छा सवाल है और बहुत सारी इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें आपके पास लिखा हुआ है सॉर्ड लेदर लिमिटेड SLL प्रोड्यूसेस एंड सेल्स शूज। एक कंपनी है, जूते बनाकर बेचती है। सही है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains to its latest financial year. Sales 62,500 pairs, 187.5 million. Fixed production overheads, fixed selling and distribution overheads, variable production cost in proportion of 40, 35, 25 for material, labor and overheads respectively 60% of sales. जो हमारी वेरिएबल प्रोडक्शन की कॉस्ट है, वो सेल्स का 60% है। ठीक है। यानी कि अगर मैं सेल्स रेवेन्यू का 60% लूंगा तो मेरे पास मेरी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। उस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के भी तीन हिस्से हैं, 40, 35 और 25। यानी कि उस वेरिएबल कॉस्ट का 40% लूंगा तो मटेरियल की कॉस्ट आएगी, 35% लूंगा तो लेबर की, और 25% लूंगा तो ओवरहेड्स की कॉस्ट आएगी। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 15% ऑफ सेल्स। To increase profitability, SLL has decided to introduce a new design shoes and discontinue the existing ones. अब कंपनी नए तरह के जूते लॉन्च करना चाह रही है। पुराने जूते जो वो बेच रही थी उसकी सेल्स बंद कर देगी या डिसकंटिन्यू करेगी। In this regard, it is carried out a study whose recommendations are as follows. और इस हवाले से इसने जो है ना वो कुछ आपको पॉइंट्स दिए हैं। पहला है, replace the existing fully depreciated plant with a new plant at an estimated cost of 50 million. The new plant will reduce material wastage from 10 to 5%, decrease the direct wages by 5%, and increase the variable overheads by 6% and fixed overheads by 15 million, including depreciation on the new plant. ये कुछ changes आएंगे। 2 में है, improve the efficiency of the staff by paying 1% commission to marketing staff and annual bonus amounting to rupees 1.5 million. 3 है, introduction of new design will require an increase in variable selling and distribution cost by 2%. Sell the newly designed shoes at 10% higher price. Maintain finished goods inventory equal to 1 month's sales. Compute the budgeted production for the first year if the budgeted sales has been determined with the objective of maintaining 25% margin of safety on sales 8 marks. तो ये हमारा पूरा सवाल हमने रीड कर लिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है, जो हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, यानी कि जो अभी की पोजीशन है, उस अभी की पोजीशन में मेरे पास जो सेल्स रेवेन्यू है और जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है। ठीक है, पहले हम सेल्स रेवेन्यू की चलो वर्किंग कर लेते हैं। अगर हम सेल्स रेवेन्यू की वर्किंग करेंगे तो अभी एग्जिस्टिंग आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, कोई बताएगा? अभी जो सेलिंग प्राइस है एक यूनिट की वो कितनी है? सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए 187,500,000 डिवाइडेड बाई 62,500, यानी कि टोटल जो सेल्स रेवेन्यू है उसको अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सो 187,500,000 मेरा सेल्स रेवेन्यू है। इसको मैंने नंबर ऑफ यूनिट से यानी कि 62,500 से डिवाइड किया तो 3,000 की मेरी करंट सेलिंग प्राइस आ जाती है। अच्छा, अब अगर आप बुलेट नंबर 4 देखते हो, सेल द न्यूली डिजाइंड शूज एट
10% हायर प्राइस। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो न्यू मेरी सेलिंग प्राइस होगी, वो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 यानी कि 3300 होगी। बिकॉज सवाल में ये मेंशन है कि जो नई वाली आपकी सेलिंग प्राइस होगी वो आपकी पिछली जो सेलिंग प्राइस है उससे 10% ज्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, तो हमारी नई वाली जो सेलिंग प्राइस होगी वो 10% ज्यादा होगी यानी कि वो 3300 होगी। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? नए नंबर ऑफ यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि अब जो इंफॉर्मेशन है ना वो वेरिएबल कॉस्ट के हवाले से है ना। अब जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट के हवाले से दी हुई है। तो अब मैं जरा वेरिएबल कॉस्ट की बात करता हूँ। अच्छा, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, तो लिखा हुआ था वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इन प्रोपोर्शन ऑफ 40, 35, 25 फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड रिस्पेक्टिवली, 60% ऑफ सेल्स। यानी कि अगर मैं मटेरियल की कॉस्ट की बात करूं करंट, तो वो सेल्स का 60% है। अब अभी जो हमारी मटेरियल की कॉस्ट होगी वो 3000 है, इसका मैं 60% लूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी, और इस 60% का मैं 40% लूंगा तो करंट मटेरियल की कॉस्ट आएगी। करेक्ट? देखो, अगर सेलिंग प्राइस का 60% लेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी। सवाल में लिखा हुआ था कि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो सेल्स का 60% है। अच्छा सर, अगर आप 187,500,000 का 60% लेते वो नहीं होता? वो भी वेरिएबल कॉस्ट ही होती, लेकिन वो 62,500 यूनिट्स की होती। अगर मैं सेलिंग प्राइस का 60% ले लेता हूं तो मेरे पास पर यूनिट मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। सेल्स रेवेन्यू का टोटल लेता तो 62,500 यूनिट्स की मटेरियल की कॉस्ट आती। अच्छा, 40% पर क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि उसने बोला था कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड सेलिंग प्राइस का या सेल्स रेवेन्यू का 60% होंगे और मटेरियल उसका 40% होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। अगर आप सेल्स का 60% लेते हो और फिर उसका 40% लेते हो तो वो टोटल मटेरियल की कॉस्ट आती। अगर आप सेल्स का 60% लेते हो और फिर उसका 40% लेते हो तो वो टोटल मटेरियल की कॉस्ट आती, फिर उसको आपने नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना होता है। अब न्यू मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी ये देखते हैं। ये तो अभी एग्जिस्टिंग मटेरियल पर यूनिट आ गया। अब देखिए जरा, यहां पर मैं एक वर्किंग करता हूं, उस वर्किंग को जरा गौर से समझने की कोशिश करिएगा, जरूरी है। देखिए, लेट से मैं आपको ये बोलता हूं कि आपने 1 किलो मटेरियल खरीदा, 1 किलो मटेरियल खरीदा और 1 किलो आता है 120 रुपए का, 120 पर केजी। ठीक है ना? आपने 1 किलो मटेरियल खरीदा और इस 1 किलो का जो आपने मटेरियल खरीदा, अगर 120 रुपए का 1 केजी आता है तो आपने कितने पैसे पे किए होंगे?
आपने 120 रुपए पे किए होंगे भाई। अगर मैं 1 किलो मटेरियल खरीदता हूँ और 1 किलो 120 का आता है तो मैंने 120 रुपए पे किए होंगे। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि मटेरियल जब आप खरीदते हो ना, जब आप 1 किलो मटेरियल खरीदते हो तो फिर उसको आप मशीन में डालते हो। मिसाल के तौर पे प्लास्टिक के टॉयज बन रहे हैं तो मैं मशीन में रॉ प्लास्टिक डालता हूँ ताकि वो खिलौने तैयार हो सके। अब मशीन में 10% मटीरियल जाया हो जाता है। अब मशीन में 10% मटीरियल जाया हो जाता है, तो अगर मैं 1 किलो प्लास्टिक मशीन में डालता हूं तो इसका 10% यानी कि 0.1 जो है वो जाया हो जाता है। तो जो खिलौना बनकर निकलता है, जो टॉय बनकर निकलता है, उसमें कितना प्लास्टिक लगा हुआ होता है? अगर मैं मशीन में 1 किलो प्लास्टिक डालता हूँ, 1 किलो का 10% यानी कि 0.1 प्लास्टिक जो है वो मशीन में जाया हो जाता है। मशीन में कटिंग शटिंग में जाया हो जाता है, हीटिंग में जाया हो जाता है। तो खिलौने में कितना नजर आता है? 0.9। ये मैंने रॉ मटेरियल किया था परचेज, ये हो गया लॉस। और ये जो मेरा फिनिश गुड का यूनिट है उसमें जो लगा हुआ है मटेरियल वो है। ऐसा ही है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि खिलौना बनाने के लिए 120 रुपए का प्लास्टिक चाहिए? खिलौना बनाने के लिए 120 रुपए का प्लास्टिक चाहिए, वो मैं खरीदूंगा, मशीन में डालूंगा, 10% जाया हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा उससे मेरा यूनिट बन जाएगा। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप एक नई मशीन लेकर आए हो, ब्रांड न्यू मशीन लेकर आए हो, और वो जो नई मशीन लेकर आए हो ना, बुलेट नंबर 1 का 1, रिड्यूस दी मटेरियल वेस्टेज फ्रॉम 10 to 5%। इस नई मशीन में जो वेस्टेज पहले 10% हो रही थी, अब वो वेस्टेज सिर्फ और सिर्फ 5% होगी। जो वेस्टेज पहले 10% हो रही थी, अब वो वेस्टेज सिर्फ और सिर्फ 5% होगी। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो वेस्टेज पहले 10% हो रही थी, अब वो वेस्टेज सिर्फ 5% होगी। तो आप ये कहोगे कि खिलौने में तो 0.90 ही चाहिए, है ना? खिलौने का साइज तो बड़ा नहीं हुआ ना, यानी कि आपका जो आउटपुट है या फिनिश गुड्स है उसमें 0.9 kg चाहिए। अगर वेस्टेज कम हो रही है तो क्या चीज कम होगी? अगर मशीन मटेरियल कम जाया कर रही है तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं कम मटेरियल खरीदूंगा? हाँ या नहीं? मैं कम मटेरियल खरीदूंगा। कितना खरीदूंगा बताओ मुझे। पहले जो वेस्टेज थी वो जितना खरीदा जा रहा था उसका 10% जाया हो रहा था, अब जो खरीदा जा रहा है उसका 5% जाया हो रहा है। तो मैं कितना खरीदूंगा? कोई बता सकता है कि कितना खरीदा जाएगा? अगर 5% जाया होता है तो क्या मैं 0.95 खरीदूंगा? जरा सोच के बताना। 120 का ही खरीदूंगा। तो नई मशीन का फिर फायदा क्या हुआ? हाँ भाई, क्या करूंगा मैं? बताओ जरा, सोचो सोचो सोचो। आपको सोचने का टाइम दिया जा रहा है।
जल्दी सोच लो भाई। देखो, अगर अगर ये बचा हुआ अमाउंट, अगर जो ये बचा हुआ अमाउंट है ये लॉसेस के बाद है, तो इसका मतलब ये है कि ये 95% है। अगर आपने ये मालूम करना है ना कि आपने कितना खरीदा होगा, तो आप इस नेट अमाउंट को 95 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है। अगर ये 0.9 का अमाउंट जो है वो 5% के लॉस के बाद है, और आपने उससे पहले का अमाउंट मालूम करना है, तो आप 95 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। इस प्रोसेस को हम ग्रॉसिंग अप का प्रोसेस कहते हैं। कितना आंसर आता है अगर मैं 0.9 को 95 से डिवाइड करूं और 100 से मल्टीप्लाई करूं? जीरो पॉइंट 95, और अगर रनिंग डेसिमल्स में चलाएं तो 0.9474। देखो, अगर आपके लॉसेस कम हो जाएंगे ना, अगर जो रॉ मटेरियल जाया हो रहा था वो जाया होना कम जाया होगा, तो आप खरीदारी कम करोगे। पहले आप 1 किलो की खरीदारी करते थे, क्योंकि आपको पता था कि 1 किलो का 10% जो है वो जाया हो जाएगा, और आपके हाथ लगेगा 0.9। लेकिन अब फिनिश गुड्स में तो हमें 0.9 ही चाहिए, बट हम जो खरीदारी करेंगे वो कम करेंगे। हम 0.9474 की खरीदारी करेंगे। आप एक काम ये भी कर सकते हो। देखो, अगर मैं 0.9474 की खरीदारी करता हूँ, अगर मैं 0.9474 की खरीदारी करता हूँ, ठीक है, और अगर अब जितनी खरीदारी करी होती है उसका 5% जाया होता है, जितनी खरीदारी करी होती है उसका 5% जाया होता है, तो जाया कितना होगा? जाया कितना होगा ये बताओ। कितना जाया होगा? 0.9474 का 5% लो। 0.9474 का 5% यानी कि 0.0474 जाया होगा, और आपका जो फिनिश गुड होगा उसमें आपको 0.9 यानी कि जितना चाहिए था उतना ही मिलेगा। 0.9474 का 5% जाया हो जाएगा और जितना आपको चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। तो सर, लॉसेस कम होने से क्या मुझे कोई फायदा हुआ? क्या लॉसेस के कम होने से मुझे कोई फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ बताओ? क्या फायदा हुआ बताओ? रॉ मटेरियल कम खरीदना पड़ रहा है, और जब रॉ मटेरियल कम खरीदना पड़ रहा है तो मेरा खर्चा भी कम हो रहा है। अब मेरा खर्चा कितना होगा? 120 मल्टीप्लाइड बाई, अब मेरा खर्चा कितना होगा? 120 मल्टीप्लाइड बाई 0.9474 होगा। अब मेरा जो खर्चा होगा
मैं जो खरीदारी करूंगा वो 120 मल्टीप्लाइड बाई 0.9474, यानी कि कम रुपए की खरीदारी करूंगा, है ना। कितनी कम खरीदारी करूंगा बताओ, कितने रुपए की खरीदारी करूंगा अब। अब मैं खरीदारी करूंगा, 120 रुपए का 1 किलो आता है, लेकिन अब मुझे 1 किलो की जरूरत नहीं है, मुझे 0.9474 की ही जरूरत है। तो मैं तकरीबन तकरीबन 113.68 की खरीदारी करूंगा, और लॉसेस के कम होने की वजह से मेरा जो फायदा है ना वो तकरीबन तकरीबन 6.316 होगा। लॉसेस के कम होने की वजह से मेरा जो फायदा है, मुझे जो फायदा मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि मुझे 6.316 की कॉस्ट सेविंग हो रही है। इस वर्किंग को अब हम एक और बार करते हैं, लेकिन अब हम जरा प्राइस पर करते हैं। रॉ मटेरियल परचेज जो मैंने खरीदा, लॉस, और जो फिनिश गुड्स के यूनिट में। देखो मिसाल ले लो, मिसाल ले लो, 1 किलो 120 का आता है। मैंने 120 का रॉ मटेरियल खरीदा, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ 10% जाया हो जाता है, 10% जाया हो जाता है। मैंने 120 का रॉ मटेरियल खरीदा और मैं आपको ये बोलता हूँ कि 10% जाया हो जाता है, तो अब बताओ, अब क्वांटिटी में नहीं, अब रुपीज में बताओ। अगर मैं 120 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, अगर मैं 120 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदता हूँ और 10% जाया हो जाता है, तो जाया कितना हो जाता होगा बेटा, बताना। 12 रुपए का। 120 रुपए की चीज खरीदी, 12 रुपए की मशीन में जाया हो गई। तो जो फिनिश गुड्स है उसमें कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगा हुआ होगा, 108 रुपए का, है ना। अगर मैंने 120 का रॉ मटेरियल खरीदा, 12 रुपए का जाया हो गया, तो फिनिश गुड्स में 108 रुपए का लगा हुआ होगा। ठीक है, 120 रुपए का 1 किलो प्लास्टिक आता है, मशीन में 120 रुपए का प्लास्टिक डालता हूँ, 12 रुपए का प्लास्टिक जाया हो जाता है, 108 रुपए का प्लास्टिक जो है वो फिनिश गुड्स में लगा हुआ होता है। अब अगर फिनिश गुड्स में 108 रुपए का प्लास्टिक लगना है, लेकिन अब 10% के बजाय 5% जाया हो रहा है, 10% के बजाय 5% जाया हो रहा है, तो मुझे खरीदारी क्या 120 रुपए की ही करनी होगी? नहीं। जब मैं 120 की खरीदारी करता था तो 12 जाया हो जाता था और 108 मेरे फिनिश गुड्स में लगा हुआ होता था। लेकिन अब सिर्फ 5% जाया हो रहा है, तो मैं कितने की खरीदारी करूंगा बताओ जरा। कैसे मालूम करेंगे? 108 जो है वो 5% लॉसेस के बाद है, तो 95 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, है ना। 108 जो है वो 5% लॉसेस के बाद है, तो लॉसेस से पहले जो मैंने खरीदा होगा वो मालूम करने के लिए हम ग्रॉसिंग अप करेंगे। ग्रॉसिंग अप का मतलब है 95 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो आपका आंसर यहाँ पर और यहाँ पर सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब आप 113.6842 का मटेरियल खरीदोगे, इसका अगर 5% जाया भी हो जाता है, इसका अगर 5% जाया भी हो जाता है, तो 5.684 जाया हो जाएगा और बच जाएगा। क्लियर है?
अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास सवाल है, इसमें अभी मटेरियल लग रहा है 720 रुपए का, ये आपने कैलकुलेट किया है ना? अभी जो मटेरियल लग रहा है वो 720 रुपए का लग रहा है। 3000 का 60% वेरिएबल कॉस्ट और उसका 40% मटेरियल की कॉस्ट। अब जरा हम सवाल की वर्डिंग पढ़ते हैं। सवाल में लिखा हुआ है टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी SLL has decided to introduce new design shoes and discontinue the existing design. In this regard, it has carried out a study whose recommendations are as follows. Replace the existing fully depreciated plant with a new plant at an estimated cost of rupees 50 million. The new plant would reduce material wastage from 10% to 5%. यही ट्रीटमेंट आपने यहाँ पर करनी है। वो बोलता है कि अभी वेस्टेज जो है वो 10% है, अब वो वेस्टेज 5% हो जाएगी। तो कोई मुझे बता सकता है कि अब क्या होगा? हाँ भाई, कोई मुझे ये बता सकता है कि अब क्या होगा? ये जो 720 आपने कैलकुलेट किया, ये क्या चीज है 720? सात सौ बीस इनपुट है या आउटपुट है? करो जरा वर्किंग, मुझे बताओ मटेरियल का क्या अमाउंट आना चाहिए? शाबाश, जल्दी जल्दी बेटा। 687.27 आना चाहिए। जल्दी 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 करें सब वर्किंग। मैं 5 मिनट देता हूँ। ठीक है, मुझे जरा सोच समझकर पहले ये जो एग्जाम्पल लिखी हुई है, इस एग्जाम्पल को कॉपी करो और मुझे सोच समझकर अपना आंसर बताना। सोच समझकर अपना आंसर बताना, बहुत ज्यादा सोच समझकर। हमें कोई जल्दी नहीं है, आप सोच समझकर अपना आंसर बताएं। हमें कोई जल्दी नहीं है, आप सोच समझकर अपना आंसर बताओ। सिक्स एटी सेवन मेरे ख्याल से शायद गलत है आंसर। आप सोच समझकर मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए आंसर। अपना टाइम लो। देखो, 720 जो है वो इनपुट की कॉस्ट है या आउटपुट की, पहले मुझे ये बताओ। 720 रुपए का अगर मैं बोलता हूँ कि किसी चीज में मटेरियल लगा है, तो वो 720 रुपए इनपुट होगा या आउटपुट होगा? 720 रुपए का अगर मैं बोलता हूँ कि भाई किसी चीज को बनाने के लिए मटेरियल लगा है, तो वो इनपुट होगा या आउटपुट होगा बेटा? वो इनपुट होगा, बिल्कुल वो इनपुट होगा। यानी कि देखो, आप अभी क्या करते हो, आप रॉ मटेरियल परचेज, अभी आप 720 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदते हो। 720 में से लॉस, उसमें से उसमें से 720 रुपए में से 10% ज़ाया हो जाता है। और फिनिश गुड्स के यूनिट में नजर आता है कितना? 720 माइनस 72 यानी कि 648। अभी ये सिचुएशन होती है।
अभी क्या सिचुएशन होती है, आप 720 का रॉ मटेरियल खरीदते हो, उसमें से उसका 10% यानी कि 72 जाया हो जाता है और 648 बच जाता है। अब फिनिश गुड्स में 648 ही बचाना है, लेकिन अब मैं 720 रुपए का रॉ मटेरियल तो नहीं खरीदूंगा, मैं कितने का खरीदूंगा, 648 डिवाइडेड बाई 95 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि मैं 682.11 का रॉ मटेरियल खरीदूंगा। ठीक है, मैं 682.105 जो अमाउंट आ रहा है, इतने रुपए का रॉ मटेरियल खरीदूंगा। 720 क्योंकि कॉस्ट है ना, हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो हम यूनिट बनाते हैं उसमें लॉस की कॉस्ट भी शामिल करी हुई होती है हमने, क्योंकि वो पैसे भी हमने कस्टमर से रिकवर करने हैं। तो करेंटली अगर 720 रुपए का मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा था और उसमें से 10% जाया हो रहा था, तो 648 का मेरे फिनिश गुड्स में लगा हुआ था। अब फिनिश गुड का तो साइज वही है, तो उसमें 648 आना चाहिए। लॉसेस कम है तो मैं खरीदूंगा कम, तो मैंने जो आउटपुट है उसको 95 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करा। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि नई वाली जो मटेरियल की कॉस्ट है वो हमने कैलकुलेट कर ली। न्यू जो मटेरियल की कॉस्ट होगी, एक यूनिट में जो मटेरियल लगेगा, वो 682.1053 होगा। ये वैल्यू होगी 682.1053। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद अगले पे आते हैं। अब हमारे पास और क्या है, अब हम लेबर की कॉस्ट पर आते हैं। करंट आपकी जो लेबर कॉस्ट है पर यूनिट, वो कितनी है। तो अभी की अगर हम लेबर की कॉस्ट की बात करें, वेरिएबल वाली, तो हमारी जो लेबर की कॉस्ट होगी वो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 60% और मल्टीप्लाइड बाई 35%, है ना। सेलिंग प्राइस का 60% और फिर उसका 35%। तो सेलिंग प्राइस 3000 है, 3000 का 60% लिया और उस 60% का 35% लिया, यानी कि अभी की हमारी जो लेबर की कॉस्ट है वो 630 है। ठीक है, 630 है। अब हमें कैलकुलेट करनी है न्यू लेबर कॉस्ट पर यूनिट। न्यू लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। अब नई वाली लेबर की कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी, पहले तो हमने 3000 का 60% लिया और उसका 35% लिया। ठीक है, पहले तो हमने सेलिंग प्राइस का 60% लिया और 60% का 35% लिया, तो हमारे पास 630 आया। अब लेबर की जो कॉस्ट है वो 5% से बोलता है डिक्रीज दी डायरेक्ट वेजेस बाय 5%। 5% से जो वेजेस हैं वो कम हो जाएंगी। तो क्या अमाउंट रह जाएगा बताओ, क्या करें हम डायरेक्टली ये जो ऊपर वाली अमाउंट है, अगर ये 5% से कम हो जाएगी तो हम इसका कितना परसेंट ले लें, 95% ले लें। कोई चीज अगर 5% से कम हो रही है तो वो 95% रह जाती है ना। तो हम ले लेते हैं 5%, यानी कि 598.50। फिर हम आ जाते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट पर। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट पर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट कितने आएंगे, 3000 मल्टीप्लाइड बाई 60% मल्टीप्लाइड बाई 25%, ये करंट है। न्यू वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट। नए वाले क्या होंगे, नए वाले जो होंगे उसके बारे में लिखा हुआ है इंक्रीज दी वेरिएबल ओवरहेड्स बाय 6%। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.06 से। सही कह रहा हूँ, 1.06 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि हम इसको 6% से इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये फिक्स कॉस्ट की बात है। अच्छा, उसके बाद 2 में लिखा है इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ by paying 1% commission to marketing staff and annual bonus amounting to 1.5 million to other staff। और फिर बुलेट 3 में इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिजाइन विल रिक्वायर एन इंक्रीज इन वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बाय 2%।
अच्छा, हम 1% जो है हमारा जो मार्केटिंग स्टाफ है ना उसको कमीशन दे रहे हैं, यानी कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, और कमीशन जो है ना वो सेलिंग प्राइस पर अप्लाई होता है। कमीशन किस पे अप्लाई होता है? सेलिंग प्राइस पर अप्लाई होता है। तो अगर हम 1% कमीशन दे रहे हैं तो हम 3300 का 1% कमीशन दे देंगे। ये भी बड़ी सिंपल सी बात है। 3300 की जो अमाउंट है, उस 3300 की अमाउंट यानी कि जो सेलिंग प्राइस है उसका 1% हम कमीशन देंगे, तो 33 का कमीशन आ गया। सेल्स कमीशन के अलावा कुछ वेरिएबल। अच्छा, एक सवाल है, अगर रेशियो सेलिंग प्राइस का लेना है तो हम ओल्ड सेलिंग प्राइस से रेशियो क्यों निकाल रहे हैं? बेटा यहाँ पर आपके पास ये देखो, यहाँ पर जो इस टेबल में इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसके टॉप पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू इट्स लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर। और ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि जब हमारी ये वाले सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू थी तो हमारी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की इतनी कॉस्ट थी, और तब हमारी फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की इतनी कॉस्ट थी, और तब हमारी वेरिएबल कॉस्ट इतनी थी, और तब हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट इतनी थी। तो ये जो आपको रेशियोज दिए हुए हैं या परसेंटेजेस दी हुई हैं, ये ओल्ड वैल्यू से लिंक्ड है ना, नए वैल्यू से लिंक थोड़ी है। बात समझे हो? नए वैल्यूज तो अब पुरानी वैल्यूज निकालकर उसको चेंज करेंगे तो नई वैल्यूज आएंगी ना, समझे? अच्छा, अब हमारे पास वेरिएबल ऊपर क्या था? ये 33 कमीशन था ना, वेरिएबल ये कमीशन था। अच्छा, अब हमारे पास वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट के बारे में वो बोलता है कि हम इसको 2% से इंक्रीज करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिजाइन विल रिक्वायर इंक्रीज इन वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बाय 2%। अब हमारे पास वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट है करंटली कितनी है? करंटली जो है वो 3000 का, करंटली जो है वो जो हमारी सेलिंग प्राइस है 3000, उसका हम लेते हैं 15% और उस स्पेसिफिक वैल्यू का ले लेते हैं। अच्छा, डिवाइड कर देते हैं इसको। सही है, बल्कि आ गया ना, ये करंट कमीशन आ गया, इसको 2% से बढ़ाना है तो 1.02 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आपके पास, बल्कि एक मिनट, ये करंट वैल्यू निकालते हैं। करंटली आप 450 का कमीशन पे कर रहे हो, और वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन न्यू, नई वाली जो होगी वो पिछले वाले से 2% ज्यादा होगी, तो 1.02 से मल्टीप्लाई यानी कि 459। सही है जी। ये हमारी सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी थी वो सारी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर आ गई। क्लियर है? अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैं आपको शीट दूंगा, उसमें इसकी वर्किंग होगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में नई वाली मटेरियल की कॉस्ट, नए वाले लेबर की कॉस्ट, नए वाले वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स की वैल्यू, नई वाली कमीशन की वैल्यू, कमीशन के अलावा न्यू वाला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी वैल्यू। तो हम ये सारी वैल्यूज ऐड करते हैं, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ऐड करते हैं, कमीशन को ऐड करते हैं, और नया वाला जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट है उसको ऐड करते हैं। ये हमारी सारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाती हैं। सबको ऐड करो, 682.105, 598.5, 477, 33 और 459, सारी चीज़ों को ऐड करोगे तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, जो कि 2249 समथिंग बन रही है। चेक करिएगा ज़रा, क्या मैंने कोई वैल्यू मिस तो नहीं करी है? 682.105, 598.5, 477, 33 और 459। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम नई वाली जो सेलिंग प्राइस है उसमें से सारी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे, तो 1050.395 ये हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रही है। ठीक है जी। मैंने जो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल लिया पर यूनिट, उसमें से सेलिंग प्राइस में से उन टोटल को माइनस कर दिया। क्लियर हो गया? ये कोई मसला है इसमें? कोई मसला? ठीक है, ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग है। आप सारी वर्किंग्स देख लो, मैं आपको ये शीट दे दूंगा। वेरिएबल कॉस्ट 2240 आ रहा है? 2240 तो नहीं आ रही, देखो जरा। अगर हम ऐड करते हैं 682.105, ठीक है, 682.105
इसमें फिर ऐड हो जाएगा 598.5, इसमें फिर ऐड हो जाएगा 477, इसमें फिर ऐड हो जाएगा 433 और इसमें ऐड हो जाएगा 459। तो 2249.605 आएगा। ठीक है, 2249.605 आएगा। 33 का कमीशन भी है। सारी चीजें ऐड करोगे ना, तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर पे भी ऐड कर लिया, एक्सेल पे भी ऐड कर लिया और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1050.395 आ रही है। अब हम आ जाते हैं फिक्स कॉस्ट पर। फिक्स कॉस्ट की अगर मैं वर्किंग करता हूँ तो फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या लिखा हुआ था। फिक्स कॉस्ट देखें आपके पास ऊपर जो दी हुई है, सबसे पहले वो 35 मिलियन एक दी हुई है, 35 मिलियन। उसके बाद दूसरी आपके पास फिक्स कॉस्ट 10 मिलियन की दी हुई है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट 35 मिलियन एक दी हुई है, फिक्स कॉस्ट 10 मिलियन एक और दी हुई है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 2 में 1.5 मिलियन की फिक्स कॉस्ट एक और दी हुई है, 15,000,000। ठीक है, और इसके अलावा बुलेट नंबर 1 के पॉइंट नंबर 3 में 15 मिलियन की एक और वैल्यू दी हुई है, फिक्स्ड ओवरहेड्स बाय ₹15 मिलियन इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू प्लांट, यानी कि हम 15 मिलियन को भी ऐड कर देंगे। तो हमारी ये 15,000,000 क्या वैल्यू बनती है? 15,000,000। ठीक है जी, फिक्स कॉस्ट की वर्किंग समझ में आ गई सबको? फिक्स कॉस्ट आपकी 61.5 मिलियन बन रही होगी। फिक्स कॉस्ट आपकी 61.5 मिलियन बन रही होगी। इसमें कुछ पिछली है, 35 मिलियन और 10 मिलियन पहले की थी, 35 मिलियन और 10 मिलियन पहले की थी, और 15 मिलियन और 1.5 मिलियन अभी की है। ये बात याद रहे कि जो प्लांट को परचेज करने के लिए हमने 50 मिलियन पे करे हैं, वो फिक्स कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो तो उसकी डबल एंट्री होती है, नॉन करंट एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट। हाँ, उसकी जो डेप्रीसिएशन होती है वो फिक्स कॉस्ट है। तो आप अगर बुलेट नंबर 1 का पॉइंट 3 देखते हो, तो ये जो 15 मिलियन है इसमें प्लांट की डेप्रीसिएशन को शामिल कर चुके हैं हम। तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट आई वो 35 मिलियन, 10 मिलियन, 1.5 मिलियन और 15 मिलियन सबको ऐड किया, 6150,000 आ गई, 61.5 मिलियन। अच्छा, इसका क्या सवाल था? कंप्यूट दी बजटेड प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट ईयर इफ दी बजटेड सेल्स हैज बीन डिटरमाइंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 25% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। 25% का अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, पहले हम देखते हैं कि भाई ब्रेक इवन पर ब्रेक इवन सेल्स कितनी है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैसे मिलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने के लिए आप फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हो। ठीक कह रहा हूँ? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को कैलकुलेट करने के लिए आप फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हो। तो मैंने फिक्स कॉस्ट यानी कि 61.5 मिलियन की जो अमाउंट है उसको 1050.395 से डिवाइड किया ताकि मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ जाए। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है कितने यूनिट्स? 58549। अब मुझे 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए कितनी सेल्स होगी ये मालूम करना है। तो मैं कर ये सकता हूँ कि अगर मुझे 25% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू एक्चुअल यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स डिवाइडेड बाई एक्चुअल यूनिट्स इनटू 100%, है ना? ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% चाहिए, एक्चुअल यूनिट्स हमें नहीं पता, एक्स लिख देते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स 58549 है और डिनोमिनेटर में आपके पास एक्चुअल यूनिट्स अगेन एक्स है, मल्टी 100% जो है वो 1 बन जाता है। अच्छा, ये डिनोमिनेटर वाला एक्स लेफ्ट साइड पर आएगा तो 0.25 एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 58549। राइट साइड से x जो है वो लेफ्ट साइड पर आएगा तो माइनस का 0.5x इज इक्वल्स टू 58549 माइनस का 0.75x इज इक्वल्स टू माइनस का 58549। फिर x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 58549 डिवाइडेड बाई 0.75
यानी कि आपके एक्चुअल यूनिट्स जो यहाँ पर आएंगे वो 78065 आ रहे हैं। अच्छा, 78065 जो यूनिट्स आ रहे हैं वो आपकी बजटेड सेल्स के हैं। इसका क्या सवाल था, इसका क्या सवाल था, जरा गौर से सवाल पढ़िए। इसने आपसे पूछा था कंप्यूट दी बजटेड प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट ईयर इफ द बजटेड सेल्स हैज बीन डिटरमाइंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए, ये तो हमारे पास पूरे साल के इतने यूनिट्स में बेचूंगा तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% होगा, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन पॉइंट नंबर 5 में ये लिखा हुआ था कि मेंटेन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इक्वल टू 1 मंथ सेल, यानी कि कंपनी ये भी चाहती है कि साथ में कंपनी 1 महीने के फिनिश गुड्स इन्वेंट्री भी प्रिपेयर कर ले। तो ये हमारे पास जो ये यूनिट्स आए, ये यूनिट्स सोल्ड है ना, हमारे जो यूनिट्स सोल्ड है यानी कि जो हम यूनिट्स बेचेंगे 78065 है पूरे साल में, अगर मुझे 25% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी अचीव करना है। लेकिन साथ में मुझे वो सवाल ये कहता है कि आप क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री भी रखोगे और वो होगी आपके 1 महीने की सेल्स के बराबर। 78065 पूरे साल की सेल्स है, तो 1 महीने की सेल्स जो है वो 12 से डिवाइड होकर आएगी। यानी कि अगर मुझे ये क्लोजिंग स्टॉक रखना है तो ये यूनिट्स भी बनाने होंगे और मेरी जो प्रोडक्शन होगी, जो मैं टोटल यूनिट्स बनाऊंगा, वो इन दोनों का एडिशन यानी कि 84570, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, 84570 मेरा फाइनल आंसर होगा, इसलिए क्योंकि जितने यूनिट्स में बेच रहा हूँ उसके साथ साथ मुझे जितने यूनिट्स में बेच 1 महीने में बिकते हैं उसकी इन्वेंट्री भी बनानी है। उसका सवाल ये था कंप्यूट दी बजटेड प्रोडक्शन, यानी कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे। उसका सवाल ये नहीं था कि कितने यूनिट्स बेचोगे। तो अगर उसका ये सवाल था कि कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करी जाएगी तो मुझे जो यूनिट्स बेचने हैं वो भी प्रोड्यूस करने होंगे, और बुलेट नंबर 5 के हिसाब से मुझे 1 महीने के फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को भी बनाकर अपने पास रखना है, तो वो भी मुझे मैन्युफैक्चर करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा और अपने पास रखना होगा। लिहाजा जो सेल्स है पूरे साल की है उसको 12 से डिवाइड किया, 1 महीने में 6505 यूनिट्स बिकते हैं, ये भी मुझे प्रोड्यूस करने हैं, ये भी मुझे बनाने हैं, तो मेरी टोटल प्रोडक्शन जो होगी वो 84,570 यूनिट्स होगी। इस शीट पर मैंने सारी वर्किंग्स कर दी हैं, मैं आपको ये शीट भेज रहा हूँ, साथ में आज के लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमने सीवीपी का एक और सवाल प्रैक्टिस किया है। अब अगर आप लोगों के कोई सवाल जवाब है तो मुझसे पूछें, 2 से 3 मिनट बाकी हैं। काइंडली इस